नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज हम इतिहास को लेके मतलब कि प्राचीन इतिहास को लेके आज हम अपने छोटे से एक क्लास को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। आपने हमारे पिछले क्लास में ज्योग्राफी के कुछ आपने कृषि और फसल के बारे में देखा। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे और उसमें भी एंशिएंट के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास हम कहते किसे हैं। तो इतिहास जहां हमारे अतीत का जिक्र हो, अतीत की घटनाओं का जिक्र हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसके जो जनक है हेरोडोटस। उसके बाद हम इतिहास को तीन भाग में हम बांटेंगे। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल है, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इस काल में मानव जो था, उस समय का मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। कौन? मानव। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, मानव लिपि से परिचित थे पर उनसे पढ़ी नहीं जा सकती थी किसी भी भाषा या किसी भी अंक को। यानी हम अगर उदाहरण के तौर पे अगर बोले तो मैंने यहां अगर कमल लिख दिया तो लिखने को तो मैंने लिख दिया, लेकिन इस लिखावट का क्या मतलब जब पढ़ा ही ना जाए। लेकिन वहीं अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो मानव उस समय परिचित भी थे और पढ़ भी लेते थे। किस काल में? तो ऐतिहासिक काल में, यानी हिस्टोरिक पीरियड में। हमने इतिहास के तीनों भागों को तो देख लिया, लेकिन तीनों भाग में और भी कुछ है जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमने आपसे बोला भी कि उस काल में मानव जो है किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था, तो उस काल को हम पसार काल यानी कि ताम्र काल भी हम कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमने बोला भी कि मानव परिचित तो थे लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे। इसको हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता के मतलब कि एग्जाम्पल के व्यू से इसको हम जानते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो इसमें भी हम आपसे बोल तो दिए कि मानव किसी न किसी लिपि से परिचित भी थे, वो पढ़ भी लेते थे। उस काल को हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत के एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे जानते और पहचानते हैं। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो यह जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर मिली थी और इसीलिए इस घाटी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहले इसकी जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व, इसको हम ध्यान में रखेंगे, 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी और चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी गई थी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा महानिदेशक सर जॉन मार्शल, इसको याद रखा जाए, जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हम इसको ध्यान में रखेंगे और ये एग्जाम में छोटे छोटे सवाल के रूप में पूछे भी जाते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था कैसा था, क्या था, और इसकी जो टाइप्स यानी प्रकार है क्या क्या थे। तो सबसे पहला सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो नगर और प्राचीनतम शहरों में से एक था। नगर तो था ही, प्राचीनतम में था यानी कि पुराना था। दूसरी बात, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। पक्की ईंट का मतलब घर की दीवार, जहां जो घर बनता है। हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे, ध्यान रखा जाए, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की गलियों से खुलते थे। मुख्य सड़क न होकर, यानी कि सड़क के तरफ से न होकर पीछे की गलियों से खुलते थे। किसमें? सिंधु सभ्यता में। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो से, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर। इसको ध्यान में रखा जाए, 10 मीटर। कभी कभी परीक्षा में आ भी जाते हैं कितनी मीटर चौड़ाई थी, तो इसको हम ऑप्शन के तौर पे 10 मीटर हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए आगे देखते हैं।
समानांतर मकानों में जो वहां उस समय के जो मकान हुआ करते थे, उसमें 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर यानी कि नहाने वाला घर, और कुछ घरों में शौचालय का भी उस समय प्रयोग हुआ करता था। ढकी हुई नालियां भी उस समय मिलती थी। नालियां जो आज की नालियां हमारे समय में होती थी, उस समय भी ढकी हुई नालियां होती थी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता बोला, मैप के हिसाब से उसके मतलब कि उत्तर दक्षिण में क्या क्या है तो हम बतला दे रहे हैं, जैसा कि आप मैप में देख भी सकते हैं। इसकी जो उत्तरी सीमा में मिलती है वो मांडा मिलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण और पूर्वी सीमा में दायमाबाद पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा में सुतकांगेन डोर मिलता है, जो कि बलूचिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का अपना क्या योगदान रहा है, वहां का स्वरूप कैसा था, समाज कैसा था, वहां उस समय के लोग कैसे थे। तो जो उस समय का जो सामाजिक जीवन था वो मातृ सत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता को हम उस समय 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला था विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग यानी कि शिल्पकार वर्ग, और श्रमिक वर्ग यानी कि जो काम करने वाले थे। ये उनका सोसाइटी था, समाज था। भोजन जो था वो उस समय के लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते थे। क्या करते थे, मांसाहारी भोजन करते थे। यानी कि शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांसाहारी भोजन यानी कि मांस वाला भोजन, शाकाहारी का मतलब साग सब्जी, दूध दाल दलिया जो भी खाते हैं उस समय। यानी उस समय जो भोजन हुआ करता था वो 2 प्रकार के भोजन हुआ करता था। शाकाहारी भोजन भी हुआ करता था और मांसाहारी भोजन भी हुआ करता था। चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में स्वाधान प्रणाली को हम जानेंगे। यानी कि जो व्यक्ति मर गया हो, जो व्यक्ति मर गए हो, उनको कैसे हम उनकी अंतिम क्रियाकर्म करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से दाह संस्कार करते थे। पहला जो था वो पूर्ण स्वाधान था, यानी मुर्दे को कब्र में दफना देते थे, यानी कि जमीन को खोद के उसके अंदर डाल देते थे। दूसरा था आंशिक स्वाधान। आंशिक स्वाधान का मतलब है कि मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे और हड्डियों को क्या करते थे, दफना देते थे। और उसके बाद आता है दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा जो अब तक चली आ रही है। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जब खोज होता है तो सबसे पहले उस खोज में वो हड़प्पा सभ्यता था। और आइए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखते हैं हड़प्पा का जो खोज होता है 1921 में होता है। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पे, ये भी पाकिस्तान में है, इसका जो है सो खुदाई होता है। और यहां से भी कुछ वस्तुएं मिलती है, श्रमिक आवास यानी कि मजदूरों के रहने का आवास, अन्नगार यानी कि अन्न रखने का जो जगह है, लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान जो जगह आता है वो मोहनजोदड़ो आता है। यानी मोहनजोदड़ो जो जगह है वो काफी चर्चित जगह है, क्योंकि इस स्थान से, इस नाम से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, खास करके बिहार PCS में जो पिछले टीचर वैकेंसी की जो एग्जामिनेशन हुए, UP PCS है, MP PCS है, हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे कभी कभी एग्जाम में आता है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत, याद रखा जाए तो वर्तमान में यानी कि अब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें लड़काना एक जगह है, जिला है, वहीं पे मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, वहीं पे मिला। यानी मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो। चलिए यहां से खुदाई के समय क्या क्या वस्तुएं मिली उसको हम देखते हैं। तो वहां से जो खुदाई के समय जो अवशेष प्राप्त हुए, जो समान सामग्रियां मिली, उसमें पुरोहित आवास था यानी कि पंडितों का आवास था, अन्नागार था जहां पे अन्न का भंडारण किया जाता है,
विशाल स्नानागृह था, यानी कि नहाने की जो तालाब वगैरह था, उसके अंदर कुआं था, आदि शिव। कांस की बनी नर्तकी, कांस की बनी नर्तकी की मूर्ति, छोटे छोटे नाचने वाली। और सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क ये किस में मिलती है? तो मोहनजोदाड़ो में। अब हम मोहनजोदाड़ो के बाद दूसरा जो स्थान है उसको हम देखते हैं, वो कालीबंगा है। इसकी खुदाई बीबी लाल ने की थी। किसकी? कालीबंगा की खुदाई बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्घर नदी है, घग्घर नदी, वहां राजस्थान में घग्घर नदी है, उसी के किनारे ये जगह स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। जो महिलाएं हाथ में चूड़ी पहनती हैं उसी का मतलब है कालीबंगा। कालीबंगा, कलाई, कलाई को जो बांध कर रखे उसी को हम कालीबंगा बोलते हैं। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। क्या क्या मिलती है? तो हल से जुते हुए खेत के निशान, परीक्षा में आते भी हैं, परीक्षा में पूछा भी जाता है छोटे छोटे पीसीएस एग्जाम में। उसके बाद अलंकृत ईंट, ईंट का जो मतलब अवशेष मिलता है, हवन कुंड मिलता है, चूड़ी मिलता है। किसमें? कालीबंगा में। ये आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में, ये प्रश्न आते हैं भर भर के। उसके बाद हम देखते हैं लोथल। लोथल एरिया भी काफी अच्छा एरिया है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। लोथल सभ्यता का उत्खनन एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। भोगवा नदी, एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद यानी गुजरात में इसका जो है सो सर्च किया था। यहां से भी कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है। यहां से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, बंदरगाह यानी ट्रांसपोर्टिंग एरिया। और यहाँ के दरवाजे सड़कें की ओर मिलते थे, यहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर मिलती थी, यानी ये एक सड़क है और इसका जो मुख्य दरवाजा हुआ करता था ये हुआ करता था। मान लो कि ये एक सड़क है, इसको हमने सड़क बोल दिया, और उसमें जो भी घर हुआ करते थे उसका जो मुख्य द्वार हुआ करता था सड़क के तरफ हुआ करता था, ये हमारा मुख्य द्वार हो गया। किसका मुख्य द्वार? तो घर का मुख्य द्वार। किसके तरफ हुआ करता था? तो सड़क के। अब कभी प्रश्न अगर आ जाए इस तरह के तो आप इसे देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको काफी आसानी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं चंदूहड़ों के बारे में। इसकी जो खुदाई जब इसका हुआ था तो ये भी सिंधु नदी के तट पर ही पाकिस्तान में स्थित गोपाल मजबूरदार ने किया था, और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कहां पे? तो पाकिस्तान में। यह भी एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, और यह औद्योगिक शहर, इंडस्ट्री जगह है। ट्रांसपोर्टिंग एरिया भी यहाँ उस समय भी होता था। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तु मिलती है। कौन कौन सा मिलता है? तो लिपस्टिक मिलता है, शीशा मिलता है, इनके अलावा जो गुड़िया है वो सब मिलता है, कुत्ता और बिल्ली के पैरों के निशान मिलते हैं, पंजे मिलते हैं। किसमें? चन्हुदड़ों में, चन्हुदड़ों। अब आगे हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। तो रोपड़ की जब खुदाई हुई तो इसकी जो खुदाई करने वाले थे जगदत्त शर्मा, और यह वर्तमान में पंजाब में जो सतलुज नदी है उसी के किनारे ये जगह है। पंजाब में सतलुज नदी, इसको हम ध्यान में रखेंगे, पंजाब के सतलुज नदी। और यहाँ पर जो खुदाई होती है तो यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिलता है। मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। लेकिन ये भी एक छोटा सा हम नोट्स जान ले, देख ले कि नौपसाड़ काल में भी ऐसे ही 100 बुर्जहोम में मिला था। कहां मिला था? बुर्जहोम में। इसको हम देखेंगे, नौपसाड़ काल में एक ऐसा ही मिला था। कहां? तो बुर्जहोम में। इसको हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ी मेरी राइटिंग जो है पुअर है, क्योंकि हम बहुत फास्ट लिखते हैं और हमें लगता है कि कुछ भाई बहनों को हमारे लिखावट से प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो हम बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान दें और हमारे लिखावट पर न जाए, क्योंकि हमें धीरे लिखने की आदत है नहीं, मैं काफी तेजी से लिखता हूं और हमारी जो लिखावट है ऐसे ही है, मैं फास्ट लिखता हूं। और मैं बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत कोशिश किया कि मैं धीरे लिखूं, बट हो नहीं पाया। अब ये ईश्वरीय कृपा है कि जो भी कृपा है ये अब भगवान जाने। RA37 कब्रिस्तान, ये चीज वहां से मिली। किसमें मिली? हड़प्पा में मिली। किसमें? 1921 में। हम इसको देखेंगे हड़प्पा में 1921 में। ये एरिया जो है एंशिएंट का इतना बेहतर एरिया है जहां से हर साल सवाल पीसीएस में, खास करके बिहार में तो एकदम निश्चित है कि इस एरिया से, चाहे वो बिहार में टीचर का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो,
एसएससी के एग्जाम हो, सीजीएल के एग्जाम हो, इस एरिया से प्रश्न आते हैं। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। प्रश्न आ भी जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या बोला जाता है, तो सैद्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सारी नाम सिंधु सभ्यता का है, और भी उपनाम के तौर पे इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। उसके बाद सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोम रखा, जिसका अर्थ है सैंडवासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य मतलब कि व्यवसाय था वो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, यानी वो मापने तौलने का काम करते थे। तो आपने ये तो टॉपिक्स देख लिया इतिहास के इस महत्वपूर्ण मतलब कि विषय को, और यहां से हम पूरी आशा करेंगे कि आप हमारी बात को पूरी बढ़िया से समझ गए होंगे, पूरी बढ़िया से आप जान गए होंगे, और बिना तनाव लिए आप अपने इस चैप्टर को तैयार कर लें। और कोई जरूरी नहीं है कि तैयार आप मेरे ही क्लास से करेंगे, आपको जहां से अच्छा नोट्स मिले, अच्छे क्लास मिले, अच्छे वीडियो मिले। हाँ, मैं भी इन छोटे छोटे चीजों में रुचि रखता हूं ताकि हमारी छोटी वीडियो आप तक जाए, और आप भी हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।